स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 2 रहने वाला है। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए ये जीके जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो किस देश के द्वारा 5 बार जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसकी मेजबानी की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पे खेले गए थे। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। राष्ट्रमंडल खेल जो है ये आपके 54 देशों का एक ग्रुप है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो उपनिवेशक देश रहे हैं उन्हीं का ये समूह है राष्ट्रमंडल। और इसमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ने कब मेजबानी की तो 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर चुका है। वही अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो भारत ने इसकी मेजबानी कब की। तो भारत के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी भारत के द्वारा। तो ये दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई थी। और भारत ने इसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज जीते थे। ये एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों की दूसरी बार मेजबानी थी। पहली बार जो राष्ट्रीय खेलों की एशिया में मेजबानी की गई थी वो कुआलालंपुर में की गई थी। तो ये थे आपका राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो 10 मौलिक कर्तव्य थे इनको जोड़ा गया था। समिति कौन सी थी। तो वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। वहीं 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो आपका कब जोड़ा गया। तो वो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना ये माता पिता का कर्तव्य होगा। और इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन से 21A भी आर्टिकल आपका जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगर हम 69वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें राजधानी को दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वहीं 44वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था अब ये कानूनी अधिकार होगा। और इसको 44वें संविधान संशोधन से कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है। तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो कि 300A आर्टिकल में स्थित है। अब आप लोगों को बता दें ये जो वीडियो का PDF होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है जिससे आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सके प्रश्नों को, जो कि इम्पोर्टेंट कलेक्शन होता है क्योंकि ये PYQ बेस्ड सीरीज है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। और आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं जीके जीएस के फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी जो रेलवे के अन्य एग्जाम्स हैं उन सभी के जीके जीएस के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल हैं। तो टेलीग्राम का और ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमने लिंक आपको पिन कर रखे हैं। तो वहाँ से आप लोग इनको ज्वाइन और डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसका पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। और ये कब किया गया था। तो 1867-68 में ये राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था। और इन्होंने कितनी आय निकाली थी। तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति इनकी आय थी जो इन्होंने गणना की थी वो थी
दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक और लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वो था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ही स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय बने थे। और राष्ट्रीय आय वर्तमान समय में इसको कौन देखता है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो CSO के द्वारा वर्तमान में अभी देखी जाती है। यानी केंद्रीय सांख्यिकी गठन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन है जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, ये अभी राष्ट्रीय आय निकालता है वर्तमान में। अगर हम सांख्यिकी दिवस की बात करें, सांख्यिकीय दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो 29 जून को ये आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को जो PC महालनोबिस जी हैं इनकी जन्मतिथि थी, तो इसीलिए हमने इनको सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया गया। और भारतीय सांख्यिकी का जनक जो है वो PC महालनोबिस को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू हुआ? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कब चालू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और ये कहाँ पे किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में ये पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके ऊर्जा संयंत्र, तो इसमें एक राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो उसमें आता है रावत भाटा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का होगा आपका नरौरा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो BN राय के द्वारा संविधान सभा का विचार जो है ये 1934 में दिया गया था। अगर हम पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। और BN राय को कौन सा पद मिला था संवैधानिक सभा में? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे ये आपके BN रॉय, MN रॉय सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो हमारी स्टैटिक जीके की पेड ई बुक है, आप सभी लोग इसको बाई कर सकते हैं। ये आपके आने वाले ग्रुप डी और NTPC एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके के सेक्शन में रामबाण साबित होगी। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये मात्र 49 रुपये की ई बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपके जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। अभी जो RPF के एग्ज़ाम हुए वहाँ से आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, डायरेक्ट प्रश्न बने हैं, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कई बच्चों ने इसके रिव्यू दिए हैं और कई बच्चे इसको परचेज़ भी कर चुके हैं। अभी तक पॉजिटिव रिव्यू ही आए हैं। और आप लोग भी अगर परचेज़ करते हैं तो आप लोग रिव्यू हमें ज़रूर प्रोवाइड कराएं, जिससे और जो भी आपको कमी या जो भी अच्छाइयाँ लगती हैं वो आप लोग रिव्यू में ज़रूर लिखें, जिससे हम और नेक्स्ट अपडेशन ला सकें और अच्छे से उसको और तैयार कर सकें। तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं। प्राइस इसका जो है वो 49 रुपये, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध गोल गुम्बज अब स्थित है। यह आपका प्रसिद्ध गोल गुम्बज कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ये कहाँ पे है? तो एक बीजापुर स्थान है, वहाँ पे ये गोल गुम्बज स्थित है। और गोल गुम्बज जो है ये आपके आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न आता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह आपका नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी को हम MP की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसकी? MP की जीवन रेखा, यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है वो हम नर्मदा को कहते हैं। और नर्मदा नदी के तट पर ही MP का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती दरगाह डैश में स्थित है। तो ये आपकी कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर में स्थित है आपकी ये दरगाह। संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके प्रेरणा स्रोत थे। अगर संसद आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो ये PM मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि थी, उसी के संबंध में इसको, उन्हीं की पुण्यतिथि पे इस योजना को चालू किया गया था, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। और महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में इनका
जन्म हुआ था। और हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है ये भारत का किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को ही संविधान को हमने अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था, लेकिन लागू कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया था। और ये संविधान दिवस हम स्टार्टिंग से ही नहीं मना रहे। ये संविधान दिवस जो है ये हम 19 नवंबर 2015 को ये अनाउंस किया गया था। 19 नवंबर 2015 को अनाउंस किया गया था कि 26 नवंबर को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी विश्व में बात करें तो विश्व की ये तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। और ऊंचाई की बात करें तो 85-86 यानी कि 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वहीं हम भारत में अलग अलग जो श्रृंखलाएं हैं उनकी कौन कौन सी ऊंची चोटी हैं वो देख लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अगर हम अरावली की बात करें, तो अरावली की कौन सी है? तो अरावली की जो है वो गुरु शिखर है। सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा की जो है वो धूपगढ़ है। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट की कौन सी चोटी है? तो पश्चिमी घाट की आपकी अनाईमुड़ी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? तो इन मेमोरियम किसके द्वारा चित्रित किया गया था जो कि भारतीय महिलाओं को समर्पित था? ब्रिटिश महिलाओं को ये पेंटिंग समर्पित थी, भारतीय महिलाओं को नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग थी इन मेमोरियम। तो ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ ए नोएल पैटन के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरबॉक्स और गूगल। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कंप्यूटर के आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उसी वेटेज के हिसाब से हम भी यहाँ पे प्रश्न लेके चल रहे हैं आपके। तो गूगल जो है ये आपका एक सर्च इंजन है। बाकी सफारी, ओपेरा और मोजिला फायरबॉक्स ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बाघ अभ्यारण्य है। और जिम कॉर्बेट ये आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकालना कहा गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवध। अगला प्रश्न आता है, सेब से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। तो सेब से संबंधित ये रोग होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम होता है फायर ब्लास्ट। जो सेब आपने देखा होगा बहुत दिनों तक जब रखा रहता है या जैसे दब जाता है कहीं पे तो देखते होंगे आप वो जला जला सा लगता है, तो उसी को हम फायर ब्लास्ट रोग के नाम में से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में ये कौन सी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर होगा टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ये आपकी उत्तराखंड की परियोजना है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बड़ी आंत जो है ये आपका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की एक पहल है या किससे संबंधित है? तो ये जो पहल है ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सुधार से संबंधित ये इंद्रधनुष ढांचा पहल जो है ये संबंधित है। इसमें आपको इंद्रधनुष ढांचा पहल जो है ये 2015 में लॉन्च की गई थी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए। यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्रों के सुधार के लिए ये आपको लॉन्च की गई थी। और एक और योजना 2014 में लॉन्च की गई थी, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, वो है मिशन इंद्रधनुष।
वो क्या है, वो है मिशन इंद्रधनुष, जो 2014 में लॉन्च की गई थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है मिशन इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष ढांचा जो है ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सुधार से संबंधित है। तो ये दोनों की दोनों अलग हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आता है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है? तो इस कौन से नियम के हिसाब से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉयल्स का नियम होता है ये। अगला आता है, जन शिक्षण संस्थान JSS किसके तत्वावधान संचालित होता था? तो ये किसके द्वारा संचालित होता था? तो उसका राइट आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जन शिक्षण संस्थान को संचालित किया जाता था। 22 नंबर प्रश्न आता है, रूहर डैश क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये किस क्षेत्र का था? तो ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था। अगला प्रश्न आता है, अर्नेस्ट मैको द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। ये अर्नेस्ट मैको के द्वारा पुरातात्विक खुदाई के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो ये आपकी डक्कन क्वीन जो थी भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स देने जा रहे हैं और रेलवे के फैक्ट्स पता ना हो तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी रेलवे एग्जाम्स के साथ। तो उसी संबंधित हम फैक्ट्स का देखते हैं। अगर भारतीय रेल की शुरुआत देखें तो 1853 में इसकी शुरुआत की गई भारतीय रेल की। इसमें जोन कितनी है? तो टोटल इसमें 18 जोन है। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और भारतीय रेलवे नेटवर्क जो है विश्व का चौथा बड़ा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न हमने आपसे वीडियो में भी पूछा था, तो जिसका सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। कई सारे लोगों ने उसका जवाब दिया था, बाकी आप लोग भी जवाब दिया करें। अभी हम आपसे लास्ट में प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 1857 का विद्रोह था जो बिहार से किसने किया था? तो बिहार से जो है वो कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह को लीड किया गया था। खान बहादुर खान ने कहाँ से इसको लीड किया था? तो खान बहादुर खान ने जो था वो आपका बरेली से इसका नेतृत्व किया था। तात्या टोपे के द्वारा कानपुर से इसका नेतृत्व किया गया था। वहीं हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल ने इसको लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। HTTP का मतलब क्या होता है, यानी कि HTTP का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमारी ई बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इसका मात्र 49 रुपये है। बेस्ट ई बुक रहने वाली है, सभी के सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और आप अपना रिव्यू भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं इस ई बुक से संबंधित। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट और ये PDF प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।